नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो देखिए, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं सर्वनाम के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने जाना था संज्ञा के बारे में। संज्ञा हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्वनाम के ऊपर, ठीक है। यानी ये जो हम 3-4 टॉपिक करेंगे व्याकरण के अंदर, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आपको, मान लीजिए जैसे मैं बात करूं कि अगर आपको संज्ञा समझ में नहीं आई तो आप सर्वनाम भी आपके समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको संज्ञा पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में सर्वनाम, उसके बाद में विशेषण करवाऊंगा, फिर क्रिया करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये 4 टॉपिक है वो कंटिन्यू पढ़ने पड़ेंगे, तब आपको स्टेप बाय स्टेप है ये सारी टॉपिक्स है वो क्लियर होते जाएंगे। अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी, जैसे मैं आज सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ, आज आप मेरी सर्वनाम की क्लास लगा रहे हो लेकिन आपने संज्ञा की क्लास मेरी नहीं देखी, तो आपको सर्वनाम समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर लेते हैं सर्वनाम के बारे में बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, ठीक है। तो हमने संज्ञा के बारे में जान लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा क्या, देखिए। यानी सर्वनाम को अगर हम इनको 2 भागों में डिवाइड करें, सर्वनाम को अगर हम तोड़ें, इसको 2 भागों में डिवाइड करें, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, सर्वधन नाम। सर्व का मतलब होता है सभी, सर्व का मतलब होता है बच्चों सभी, ठीक है। नाम का मतलब होता है संज्ञा, यानी संज्ञा ही नाम है, नाम ही संज्ञा है, सभी संज्ञाएं ही नाम है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं सर्वनाम की परिभाषा की, सर्वनाम की परिभाषा होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी बात आ गई वहीं पे ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपने संज्ञा की क्लास नहीं लगाई है तो आपको सर्वनाम समझ में नहीं आने वाले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात क्या की गई है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसने नाम दे दिया संज्ञा। अगर आपने अभी संज्ञा पढ़ी ही नहीं तो आप सर्वनाम कैसे करोगे, ये बताओ मेरे को, ठीक है। तो देखिए, सर्वनाम पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के अंदर सबसे पहला ही शब्द दिया गया है संज्ञा, ठीक है। यानी देखिए संज्ञा की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी परिभाषा की, यानी इस परिभाषा को मैं पूरी खोल के बताऊं, अच्छे से समझाऊं, तो देखिए क्या कहेंगे कि यानी संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम में किस तरह होता है, ठीक है। यानी संज्ञा का प्रयोग है वो सर्वनाम में किस तरह होता है, इसका यानी योगदान किस तरह है वो हम पढ़ते हैं। देखिए कि पहले हमने परिभाषा जान ली कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, लेकिन अर्थात यानी किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो। यानी अब क्या कहा गया है कि एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, या एक शब्द बार बार न आए एक वाक्य के अंदर, इसलिए किसका प्रयोग, इसके लिए संज्ञा का प्रयोग, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। यानी क्या कहा गया, परिभाषा दोबारा से देखिए कि संज्ञा, यानी क्या कहा गया कि किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं बच्चों। यानी यहाँ पे संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मेरा मित्र, यानी मैं बोलूं कि अमित जयपुर में रहता है, वह वहाँ तैयारी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये अमित क्या है बच्चों, ये अमित है संज्ञा, क्या है, ये अमित है संज्ञा, लेकिन इसको ये नाम दोबारा ना, इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, यानी वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है यहाँ पे इस वाक्य के अंदर, क्योंकि इस शब्द की आवृत्ति बार बार न हो, ठीक है, इसके लिए इसका प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे कहा है कि अमित जयपुर में रहता है, वह वहाँ तैयारी करता है। अब देखिए जयपुर दोबारा ना है, इसके लिए वहाँ का प्रयोग किया है, ठीक है, वहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया है, यानी अमित जयपुर में रहता है, वह वहाँ तैयारी करता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका है वो प्रयोग है वो किया जाएगा सर्वनाम का, ठीक है। देखिए 2 नंबर हमारा जो है वाक्य वो क्या रहेगा कि पिताजी विदेश रहते हैं, वे वहाँ नौकरी करते हैं। अब देखिए वे और वहाँ सर्वनाम है, वे और वहाँ क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। यही ऊपर परिभाषा दी गई है, आपने अगर ध्यान से पढ़ी है तो आपको ये वाक्य है वो समझ में अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है। यानी एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। यानी ये संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है संज्ञा शब्द वे,
ठीक है, इस प्रकार से इनको हल करते जाना है। अब देखिए बात कर लेता हूँ सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक है। यानी 6 भेद कौन कौन से? देखिए सबसे पहला है पुरुषवाचक। सबसे पहला आपका हो गया पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक और चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। यानी ये 6 भेद हैं इसके। यानी सबसे पहला भेद देखिए पुरुषवाचक। सबसे पहला भेद हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक। इसके अंदर देखिए पुरुषवाचक के अंदर क्या होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हम जानेंगे, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला भेद हमारा होगा उत्तम पुरुष। पहला होगा उत्तम पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष, दूसरा भेद हमारा होगा मध्यम पुरुष, तीसरा होगा अन्य पुरुष, ठीक है। यानी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इतना जितना आपको करवाए ये नोट कीजिए, उसके बाद में हम पुरुषवाचक पढ़ेंगे। इसके अंदर हम 3 भेदों की चर्चा है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये इसकी परिभाषा और इसके जो 6 भेद हैं वो अच्छे से नोट करो। ये दोनों वाक्य है, यानी जो मैंने उदाहरण के तौर पे दिए ये दोनों लिख लेना, ठीक है। ये इस तरह से आप नोट्स है वो कॉपी में बना लो। देखिए प्यारे बच्चों, अब सबसे पहला भेद हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा जान लीजिए। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, बोलने वाला व्यक्ति या बोल सकते हो बोलने वाला वक्ता, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दोबारा से देखिए परिभाषा, यानी क्या दी हुई है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके मैंने जो उदाहरण लिखे हैं वो देखिए कि मैं जयपुर रहता हूँ, मैंने खुद के लिए प्रयोग किया, यानी मैं जयपुर रहता हूँ मैंने स्वयं के लिए प्रयोग किया। उसके बाद में तुम कहाँ रहते हो, यानी मेरे सामने जो मेरी बात सुन रहे, जैसे आप मेरी बात सुन रहे, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ रहते हो। उसके बाद में देखिए तीसरा मैंने बोला वे कौन है। अब मैंने आपको कहा किसी तीसरे के लिए कहा कि वे कौन है, ठीक है। यानी कहीं मान लीजिए कोई जा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसके लिए मैंने बोल दिया कि वे कौन है। यानी 3 यहाँ पे वाक्य प्रयोग हुए और तीनों का जिक्र अलग अलग हुआ है, ठीक है। तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा, अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था बच्चों की पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद आपका रहेगा यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा आपका है यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये 3 भेद हम अच्छे से पढ़ेंगे। यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक में हम पढ़ेंगे कि यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला व्यक्ति किसी और के लिए नहीं, सुनने वाले के लिए नहीं, बाकी स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए कहता है, और अन्य पुरुष यानी बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए नहीं, सुनने वाले के लिए नहीं, यानी किसी अन्य के लिए जो प्रयोग करता है उसे ही अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये तीनों हम पढ़ेंगे। अब अच्छे से इनकी परिभाषा करूँगा, पहले आप इतना इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम इसके तीनों भेदों की चर्चा है वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। इनके एक एक दो उदाहरण है वो मैं साथ साथ में करवा दूंगा, और आपके सर्वनाम की भी एक ही क्लास लूँगा, ठीक है। चाहे ये आधे घंटे की हो, चाहे 25 मिनट की हो, चाहे 20 मिनट की, ठीक है। आपको ये कंप्लीट क्लास एक ही क्लास में मिल जाएंगी, और अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से समझा करो इनको, और कॉपी में साथ साथ में नोट किया करो, ठीक है। यानी इसका पूरा निचोड़ आपके सामने मैंने रख दिया निकाल कर कि इससे अलग कहीं से भी प्रश्न नहीं आएंगे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप वाक्य को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होगा, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी उठा के आपके सामने रख दे, ठीक है। तो आप इसको फटाफट से नोट कर देते हो। तो आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब है जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका पहला भेद है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैंने आपको परिभाषा पहले भी बता दी है बोलकर, अब दोबारा देख लीजिए, मैंने यहाँ पे नोट की है, वो आप ध्यान से पढ़िए कि देखिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता अपने लिए करता है। यानी मैंने आपको बोला था कि उत्तम पुरुष में हम यही पढ़ेंगे कि यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, ठीक है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला था उदाहरण क्या है, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको, ठीक है। यानी ये जो है पहले मैंने दिए मैं, मुझे, मेरा, मुझको, ये तो है एक वचन सर्वनाम शब्द। उसके बाद में हम, हमें, हमारा, हमको, इसमें है बहुवचन शब्द। तो मैंने इनके सभी के एक एक नीचे उदाहरण भी दिए हैं, ठीक है। मैं, मुझे, हम, हमें, ठीक है।
तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। इसमें मैं शब्द आया एक वचन है, ठीक है। उसके बाद में देखिए मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो, इसमें मुझे शब्द है वो दिया गया, सर्वनाम शब्द है वो दिया गया। उसके बाद में देखिए हम अपने माता पिता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, तो इसमें हम शब्द दिया गया है। उसके बाद में हमें किसी का हमें सभी का आदर करना चाहिए, यानी इसमें हमें दिया हुआ है ये बहुवचन है, ठीक है, यानी सभी का, सभी के लिए बात आ गई। हम अपने माता पिता का सम्मान करें, इसमें हम आगे, हम बहुवचन है, ठीक है। मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो, इसमें मुझे क्या एक वचन है। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, इसमें मैं क्या है एक वचन शब्द है, एक वचन सर्वनाम इसमें प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यानी ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद में मध्यम पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक, इसके दो भेद और हैं, दो भेद और है वो, और मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए हो कि यानी इसमें क्या है उनका जिक्र है, यानी जो बोलने वाला वक्ता है, यानी जैसे मैं हूँ तो मैं अपने लिए प्रयोग करता हूँ सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें यही होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आगे देख लीजिए, दूसरा हमारा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। यानी उत्तम पुरुषवाचक हमने पढ़ लिया, उसमें क्या है बोलने वाला व्यक्ति अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे ही सर्वनाम यानी उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उसके बाद में देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है कि इसमें देखिए वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यानी जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो किसके लिए प्रयोग करता है, यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसे ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि तू तुझे तेरा तुझको, तू तुझे तेरा तुझको, तुम तुम्हें तुम्हारा तुमको आप, ठीक। आप शब्द हमेशा आदर सूचक शब्द के लिए प्रयोग होता है, यानी सम्मान आदर देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जैसे देखिए तू कैसा है, मैंने बोला तू कैसा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हारा पुराना मित्र आया है, यानी इसमें देखिए तू कैसा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, तुम्हारा पुराना मित्र आया है, तुम बहुत मेहनती हो, तुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे आदर सूचक शब्द यानी आदर दिया जा रहा है। जैसे मैं आप सभी को बोलूं कि आप सभी जल्दी से नौकरी लग जाओ, यानी मैंने आप सभी के लिए कहा है, ठीक है, आप सभी जल्दी से क्या लग जाओ, नौकरी लग जाओ, ठीक है। इस प्रकार से इसका प्रयोग है वो किया जाता है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर हमारा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति होता है वो अपने लिए न करके प्रयोग, यानी बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति को, यानी देखिए क्या गई है परिभाषा, देखिए ध्यान से, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य प्राणी के लिए, यानी जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो अपने लिए प्रयोग न करके किसी अन्य प्राणी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यह वह ये वे आप, यहाँ पे देखिए मैंने वाक्य लिखा है, यह मेरा भाई है, वह तुम्हारी बहन है, ये मेरे अध्यापक हैं, वे तुम्हारे बच्चे हैं। यहाँ पे यानी अलग किसी के लिए प्रयोग है वो किया गया है, ठीक है, यानी खुद के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, सुनने वाले के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, किसी तीसरे के लिए प्रयोग है वो किया गया है। वो किसमें होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ कंप्लीट। इसके बाद में हम दूसरा यानी निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी हम दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, आप इसको कंप्लीट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। आप इसको कंप्लीट है वो कर लो, इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे मैं आपको करवा देता हूँ। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर हमारा जो भेद है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, यानी कोई निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं कि ये अगर चीज़ इतनी है तो इतनी ही है, ठीक है, अगर ये पेन इतना ही है तो इतना ही है, बड़ा नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यह वह ये वे, जैसे मैं बोलता हूँ यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है तो मेरा ही है, क्योंकि निश्चित हो गया। वह पुरुष, यानी अब देखिए 2 नंबर क्या है, यानी यह पेन मेरा है, वह तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है, वे तुम्हारे पंखे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है, यानी ये
किसी की भी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगर मैं बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में यानी कोई भी वस्तु वो निश्चित नहीं होती है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अनिश्चितता का बोध कैसे कराते हैं, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग या जो किसी निश्चित यानी जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ किसी, जैसे देखिए बाहर कोई बैठा है, कोई हो सकता है, हमें मालूम नहीं कि बाहर कौन है, हमें इतना मालूम है कि बाहर कोई बैठा है, संभावना है, यानी हम उस व्यक्ति को जानते नहीं है, हाँ बैठा है कोई। उसके बाद यह किसी की किताब है, यानी ये किसी की किताब है, हमें पता नहीं है किसकी, लेकिन ये किसी की तो है। ठीक है, उसके बाद में ये किसी का पेन है, ये पेन है वो किसी का है, हमें मालूम नहीं ये किसका है। ठीक है, इस प्रकार से यानी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध है वो कराते हैं, उसे अनिश्चित सर्वनाम या अनिश्चितवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। आगे इसका जो है चौथा वो और करवा देता हूँ मैं आपको। संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ लेते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम भी हमें पढ़ लेंगे। तो आप इन दोनों को नोट करो। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा यानी 4 नंबर जो भेद है वो है संबंधवाचक। ठीक है, संबंधवाचक के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग यानी जो दो संज्ञाओं के बीच स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं बच्चों। जिस प्रकार से देखिए जो सो वह, जिसकी उसकी, जैसी तैसी, जितना उतना, यानी अब देखिए इनका प्रयोग किस प्रकार, वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, यानी इस प्रकार इनका वाक्य में प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, यानी ये दो संज्ञाओं के बीच संबंध का बोध करवाते हैं। ठीक है, यानी दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम है वो करते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सरल है। यानी इसमें देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो उसके बाद में अभी हम अगला पढ़ लेते हैं प्रश्नवाचक, और फिर पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। थोड़े से और है वो और करवा देता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी अब आगे देख लीजिए। प्यारे बच्चों, अब आगे 5 नंबर हमारा क्या है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं, यानी कोई प्रश्न होता है या उसे हम करते हैं, उन सभी का जो बोध करवाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें किसी प्रश्न का बोध होगा निश्चय ही। ठीक है, जैसे देखिए क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके आदि, यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा या प्रश्न पूछने का जो बोध करवाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए मैं आप सभी, यानी इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, यहाँ पे कैसी नाम आ गया। उसके बाद में देखिए तुम सभी अपने लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं रखते। उसके बाद में देखिए आप जयपुर में क्या करते हो, आप जयपुर में क्या करते हो। ठीक है, यानी इस प्रकार से प्रश्न पूछने या प्रश्न होने का बोध करवाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, ये निज माने होता है अपना या समय, यानी खुद का। ठीक है, जैसे उदाहरण मैंने लिखे, यानी देखिए जैसे समय, खुद, स्वतः, आप, अपने आप। ठीक है, जैसे देखिए मैं अपना कार्य खुद करता हूँ, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ या खुद करता हूँ। तुम स्वतः ही चले जाना, तुम्हें छोड़ने के लिए कोई नहीं जाएगा। स्वतः यानी अपने आप चले जाना। ठीक है, ऐसे हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, ये थे 6 भेद हमने सर्वनाम के पढ़ लिए। अब इसकी जो पहचान, नियम, 1-2 पहचान और 1-2 नियम है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, हमारा ये छोटा सा टॉपिक है, संज्ञा का ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, विशेष करके मैंने ऊपर लिखा है कि आप शब्द का प्रयोग है वो 3 सर्वनामों में किया जाता है। यानी हमने सर्वनाम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में मैंने बोला था आपको विशेष पहचान, यानी ये 3 सर्वनाम ऐसे हैं जिनमें आप शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। कौन कौन से? सबसे पहला है
यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने पहले लिखा है जो अशुद्ध वाक्य है उसको शुद्ध करके कैसे लिखा है। जैसे देखिए लक्ष्य तू कहाँ जा रहा है, शुद्ध अशुद्ध का मतलब है कि इसमें आप यानी आदर सूचक शब्द कैसे लगाया जाता है। जैसे देखिए लक्ष्य तू कहाँ जा रहा है, तो इसको मैंने शुद्ध करके लिखा है, यानी तू की जगह मैंने लिखा है आप, यानी आप लक्ष्य आप कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्य आप हैं कहाँ जा रहे हो। उसके बाद में 2 नंबर है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, यानी इसमें देखिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं और आप सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, इनसे मिले आप कौन हैं, लक्ष्य हैं, ठीक है। और तीसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम के रूप में। इसमें देखिए मैं अपनी पुस्तक आप ही लिखता हूँ, यानी इन 3 सर्वनामों के अंदर है वो किसका प्रयोग किया जाता है, यानी आप शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। देखिए यहाँ भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, और यहाँ पे आपका हुआ है, और यहाँ पे भी हुआ है, यानी ये 3 सर्वनाम ऐसे हैं जिनमें आप शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है। अब देखिए वह शब्द का प्रयोग है वो 4 सर्वनामों में किया जाता है, वो कौन कौन से वो और मैं आपको करवा देता हूँ, आप इतना एक बार है वो नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देख लीजिए हमारा लास्ट में वह शब्द है इन का प्रयोग है वो 4 स्थानों पे किया जाता है, कौन कौन से देखिए। सबसे पहले अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, वह मेरा भाई है, वह मेरा गुरु है, ठीक है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंदर प्रयोग इसका किया जाता है। 2 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा पेन है। सहज संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में, यानी जो अध्यापक है वह सभी जगह आदर पाता है या सम्मान पाता है, यानी 4 नंबर है सार्वनामिक विशेषण के रूप में भी किया जाता है, वह पुस्तक मेरी है, वह गाड़ी तुम्हारी है, यानी इन 4 जगहों पर है वो वह शब्द या सर्वनाम का प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके सर्वनाम, ये हुए आपके कंप्लीट, यानी इसमें 4 जो ये सर्वनाम है इसके अंदर है वह शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। तो आपके सर्वनाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।